नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है किसे मिलेगा विटामिन वी। विटामिन वी यानी विटामिन विक्ट्री। विटामिन विक्ट्री यानी जिंदगी का वो सबसे महत्वपूर्ण विटामिन जो आपकी हमारी जिंदगी और हमारे चेहरे, हमारे आगे के फ्यूचर, इन तमाम चीज़ों का बहुत अच्छे से निर्धारण करता है। और इसीलिए हमने कहा है कि किसे मिलेगा विटामिन वी। और अब जबकि हम ये बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में चारों क्षेत्रों में, एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए मतदाता अपना मन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद कर चुके हैं। और जिस तरह के ट्रेंड हमको मिले हैं, मतदान के आंकड़े अभी फाइनल अपडेट्स तो मिलेंगे, अभी और थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जिस तरह का ये ट्रेंड दिख रहा है उससे साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि चारों जगह 60% से ऊपर, और पृथ्वीपुर की अगर बात करें तो शायद ये 78% या 80% तक भी जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। और बाकी ये जो खंडवा लोकसभा सीट है ये 62 से 65% के आसपास दिखती है। जोबट की अगर बात करें तो ये 55 से 60-61 के आसपास दिखती है। पृथ्वीपुर का जैसा मैंने आपसे कहा कि ये 82-83 तक भी जा सकती है। और रेगांव की बात करें तो ये भी 68 से 70-72 के बीच की पोलिंग दिखती है। यानी फेयर इनफ हम ये कह सकते हैं कि मतदाताओं ने अच्छा उत्साह दिखाया है। त्यौहार का मौसम है, बुआई का मौसम है, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी रूरल भी हैं, लेकिन मतदाताओं ने बताया है कि उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। और मतदाताओं को अगर आप निकालने में कामयाब हुए हैं तो फिर नतीजे काफ़ी दिलचस्प हैं, हो सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि काफ़ी पसीना बहाया है भारतीय जनता पार्टी ने इन उपचुनावों के लिए। और एक पॉपुलर थॉट ये भी है कि अगर अच्छी पोलिंग होती है तो बीजेपी की तरफ वो जाती है। क्या वाकई जाती है? कुछ अपवाद भी हमारे सामने हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये उपचुनाव का त्यौहार जो दिवाली के त्यौहार के ठीक पहले है, और इसके नतीजे भी धनतेरस के दिन आएंगे। यानी धनतेरस का दिन ये फैसला करेगा कि कौन दिवाली मनाएगा। तो आज हम बात करेंगे इसी बेहद अहम मसले पर कि क्या मतदाताओं का मूड, मिजाज और उनकी दृष्टि और सोच इस बाय इलेक्शन को लेकर रही है। सबसे पहले हम चलते हैं, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जगदीश द्विवेदी जी। सीधे रुख करते हैं जगदीश जी का। राजनीति की धारा को बीते 3 दशकों से न वो सिर्फ देख और समझ रहे हैं, बल्कि कई बार उनकी टिप्पणियां ये बताती हैं कि उनका अनुमान किसी सेफोलॉजिस्ट की तरह, चुनावी ज्योतिष की तरह काफ़ी सटीक भी होता है। जगदीश जी, मुझे बताइए कि पोलिंग के ट्रेंड को अगर हम देखें जो 60 से ऊपर है, पृथ्वीपुर में 80 से ऊपर है, खंडवा और तमाम जगह पहले ऐसा लग रहा था कि लो पोलिंग का ट्रेंड है, लेकिन अब बहुत बेहतरीन चीज़ दिख रही है। आप किस तरह से देखते हैं? और पोलिंग के इस ट्रेंड से अगर हम कुछ अनुमान लगाना चाहें तो क्या लगा सकते हैं? जी जगदीश जी। शरद जी, एक जमाना था। हाँ शरद जी, एक दौर था ऐसा जी जब वोटिंग परसेंटेज ये माना जाता था कि बीजेपी के फेवर में जा रहा है। ये निश्चित रूप से जो आपने कहा, लेकिन परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब अधिक मतदान से आप ये नहीं तय कर सकते कि ये निश्चित रूप से भाजपा का ही है। क्योंकि जब हमने पिछला विधानसभा चुनाव देखा जहां 70 से 72% तक वोटिंग हुई थी, जहां 68% वोटिंग हुई, जहां 66% वोटिंग हुई, वो सीटें भी कांग्रेस जीतने में सफल रही थी। और उसने बीजेपी को भले ही 5 सीटों के मार्जिन से आगे निकली, वो बीजेपी से आगे निकली थी। और उसमें से 40 से 45 सीटें वो थी जिनमें मतदान का प्रतिशत जो है वो ज्यादा रहा था, वो कम वोटिंग वाली सीटें नहीं थी। इसलिए अब ये कहना कि बीजेपी की तरफ जाएगा, हाँ, पृथ्वीपुर में जिस तरह की वोटिंग हुई है, पृथ्वीपुर सीट को लेकर जरूर जो मेरा अपने अनुमान थे, वो शायद अब अनुमान जो है उनके बारे में मुझे फिर से सोचना पड़ेगा। चूंकि अगर 70% से ज्यादा वोटिंग पृथ्वीपुर में हुई है तो ये बिल्कुल मान के चलना चाहिए कि बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी थी, बीजेपी जिस रणनीति के तहत, जो रणनीति कल बीजेपी ऑफिस में बनी है सुबह, उस रणनीति में बीजेपी शायद कामयाब होती दिख रही है। चूंकि उनका सबसे बड़ा, बीजेपी ने चुनाव में ये रणनीति अपनाई थी कि हमें अपना कमिटेड वोटर ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्रों पर ले जाना है। और वो वोटर ही जो है, चूंकि बीजेपी के पास एक कमिटेड वोटर है, ये तो आप मान के चलिए, कांग्रेस के पास भी होगा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अधिक कम वोटिंग या ज्यादा वोटिंग, अब ये किसी भी सीट के लिए
हार और जीत का पैमाना है, मैं इसे नहीं मानता, लेकिन ये जरूर आप मान के चलिए कि ये चुनाव बेहद कांटे के हैं और इसमें कोई भी भविष्यवाणी करना, हाँ, बहुत खतरे से खाली नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूं कि खंडवा लोक सभा का जो परिणाम है वो परिणाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो अनुमान है, वोटिंग के बाद जो अनुमान सामने आ रहे हैं, वो अनुमान जो है बिल्कुल ये थोड़े से इसमें कि भाजपा थोड़ी सी भारी मतदान के बाद दिख रही है। बाकी जोबट, रेगांव और पृथ्वीपुर, जोबट और रेगांव चूंकि कांग्रेस की सीटें हैं और ये दो जोबट और पृथ्वीपुर ये कांग्रेस की सीटें हैं और ये वो सीटें हैं जो कांग्रेस की परंपरागत सीटें हैं। इसमें बीजेपी इक्के दुक्के बारी जीती है, बीजेपी के प्रत्याशी लगातार हारते रहे हैं और पिछले चुनाव में तो पृथ्वीपुर में भाजपा का उम्मीदवार चौथे स्थान पर खिसक गया था, जमानत उसकी जब्त हो गई थी। तो ऐसे में बीजेपी को पृथ्वीपुर में बड़ा लंबा सरहदी रास्ता तय करना है। ये रास्ता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये रास्ता जो है उसके लिए ऐसा है कि जिसे वो तय नहीं कर सकती, रास्ता कठिन है क्योंकि ब्रिजेश सिंह जी की जगदीश जी, आपकी बात से एक बड़ा दिलचस्प सवाल मेरे मन में आ रहा है। आप जिस तरह से बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर की बात, आपका दावा है कि कांटे की टक्कर की तरफ है चुनाव, जोर बीजेपी ने लगाया, पूरी ताकत झोंकी, और जिस तरह से बीजेपी की मशीनरी है चुनाव की, बेहिचक हम कह सकते हैं कि वो एक ज़बरदस्त मशीनरी है। क्या वोटिंग परसेंट पे आप उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं कि वो अपने कमिटेड वोटर्स को निकालने में कामयाब रही, या आपको लगता है कि कुछ और इश्यूज थे जिनके चलते मतदाता निकले हैं? त्योहार होने के बाद, बुआई होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में किसान निकले हैं, क्या लगता है आपको? जी। पहली चीज तो शरद जी, अब ये मान के चलिए कि जो वोटिंग परसेंटेज पहले होता था वो अब कभी नहीं रहेगा, क्योंकि मतदाताओं में जागरूकता आई है। और निर्वाचन आयोग का, चुनाव आयोग का मैं इस मामले में शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने जो कैंपेन चलाई थी कि आप मतदान करने जाइए, तो मतदान करने अब व्यक्ति के मन में ये आ गया है, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, उसके दिमाग में एक बात बैठ चुकी है कि मतदान करना उसका अधिकार है और ये उसे करना चाहिए। बिल्कुल। एक तो आप ये चीज मान के चलिए कि अब मतदान कहीं भी आप देखेंगे चुनाव में, जी, बहुत कम स्थितियां ऐसी मिलेंगी कि मतदान 50% से कम हो, आपको मतदान 60% से ज्यादा ही दिखेगा। जी जी जी। तो आप ये लगातार इस पर आप जोर दे रहे हैं कोई भी नेता कि इस ट्रेंड को आप किसी रुझान से मत जोड़िए जो किसी भी तरफ जा सकता है। आपका कहना है जगदीश जी का कि अब मतदाता चुनाव, एक बात पे और आ रहा हूं आगे, बस जी, सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो इशू मैंने जो इन चुनावों को जितनी बारीकी से देखा है, पॉलिटिकल लोग जो इशू बना रहे थे एक्चुअल में ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव थे सारे, चाहे वो जोबट का हो, चाहे पृथ्वीपुर का हो और चाहे रेगांव का हो। खंडवा को आप छोड़ दें, उसमें कुछ शहरी सीटें आती थी, सब अधिकांश ग्रामीण सीटें थी। सबसे दिलचस्प ये था कि जो इशू नेताओं ने बनाए वो इशू जनता के पास थे ही नहीं। जनता के पास इशू था महंगाई, जनता के पास इशू था पेट्रोल डीजल, जनता के पास इशू था खाद, ये इशू थे चुनाव में। भले ही इनको कांग्रेस बहुत बेहतर तरीके से नहीं उठा पाई, लेकिन कहीं ना कहीं मतदाताओं के मन में ये मुद्दे भी काम कर रहे थे। जहां तक दूसरी चीज, एक इशू और था, बीजेपी का अपना बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा सिस्टम है, बूथ बूथ पे उसके कार्यकर्ता थे। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी थी, वो कहीं ना कहीं शिवराज इस चुनाव में भी एक फैक्टर बने थे। वो चूंकि बीजेपी के आज भी स्टार कैंपेनर हैं और उनके विकास की जो बातें हैं, एक वो इशू था, कांग्रेस के अपने इशू थे, लेकिन इन सबसे बड़े के जो इशू थे वो ये थे कि वो महंगाई, इसके कारण कहीं ना कहीं मतदाताओं में मौन था, मतदाताओं में बेचैनी थी। इन चुनाव में वैसा उत्साह आपको कहीं नहीं दिखा होगा जो चुनाव में होता है। चलिए, तो कुल मिलाकर शिवराज जी का अपना प्रभाव इस चुनाव में मौजूद है, और दूसरी तरफ मतदाताओं का कुछ मसलों को लेकर जो उनके मन में बात है, जिसको वो अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद कर चुके हैं, तो वो क्या है ये तो हमें 2 नवंबर बताएगी। लेकिन जगदीश जी की बातों से ये अनुमान मैं लगाता हूँ कि मुकाबला काफ़ी अच्छा होगा और सभी सीटों पर हमें अच्छा संघर्ष देखने को मिल सकता है। कुछ जगह एक्सेप्शंस, एक आध जगह शायद हमको देखने को मिले जहाँ बम्पर वोटिंग हुई है। ख़ासतौर से अगर हम पृथ्वीपुर की बात करें कि वहाँ मार्जिन पर बम्पर वोटिंग का असर दिखेगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं अब्बास हफीज़ साहब, युवा नेता, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है। हमारे साथ आशीष अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के युवा नेता, प्रवक्ता, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। एक टिप्पणी आशीष जी आपकी, जगदीश जी को आपने सुना कि कुछ इश्यूज ऐसे थे जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने बनाने की कोशिश की, लेकिन मतदाता के अपने भी इश्यूज थे, ऐसा जगदीश जी का कहना है, आपकी राय? जी।
देखिए, सबसे पहले तो बड़ा ही संतोष का विषय है कि जो मत प्रतिशत के आंकड़े हम सबके सामने आए। हम्म। लोकतंत्र का ये जो महापर्व है मतदान, इसमें राष्ट्र निर्माण की एक भूमिका मतदाता के हाथ में है। हम्म। हम्म। और जैसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि उपचुनावों में कोई रुझान नहीं होता, कोई उत्साह नहीं होता, तो मुझे लगता है कि जनता ने इतनी बड़ी संख्या में मत प्रतिशत देकर ये तय कर दिया है कि उत्साह भी था और रुझान भी था। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए भी 2-3 दिन से बात हो रही थी कि क्या कार्यकर्ता निकलेगा, मतदान जी। केंद्रों तक जाके कराएगा। तो ये दोनों विषय मुझे लगता है कि जनता में भी उत्साह था और कार्यकर्ता में भी उत्साह था, हम्म। तभी ये मत प्रतिशत है। हम्म। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि मत प्रतिशत अधिक मतलब एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी, परंतु हम्म। मेरे लिए ये संतोष का विषय है कि उपचुनावों में भी इतना बड़ा मत प्रतिशत है। बिल्कुल। बात बाकी अगर जनता से जुड़े हुए विषयों को भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता छूने में असमर्थ होते, तो ये मत प्रतिशत नहीं होता। तो निश्चित ही बंद पड़ी योजनाओं को प्रारंभ करना, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र से बच्चों की फीस का पैसा देना, संबल से बच्चों को लड्डुओं का पैसा देना, माओ को गर्भ अवस्था को निकालने के लिए पैसा देना, ये सारे एक ज्वलंत विषय थे। और जिस तरीके से आदिवासी समाज, जिस तरीके से जनरल समाज, जिस तरीके से किसानों तक डायरेक्ट पहुंचने वाली योजनाएं थी, उनका प्रतिफल और प्रतिसाद मुझे लगता है कि जनता की उन बैठकों में भी हमें नजर आता था, जब हम चुनाव क्षेत्र में जाते थे, आज भी दिखता है। दूसरी ओर एक कांग्रेस का एक नकारात्मक प्रचार था और आज जो बौखलाहट थी, मैं हमेशा कहता हूं कांग्रेसी दो स्क्रिप्ट लेके चलते हैं, एक जीतने की, एक हारने की। तो आज पूरे दिन कांग्रेसी अपने बचाव की मुद्रा में नजर आए कि आपकी जब 2 स्क्रिप्ट तारीख जीत को की रहती है। भारतीय जनता पार्टी तो जीतने के लिए चुनाव लड़ती है जी। और अगर हारती भी है तो उससे सबक लेके अपने मतदाताओं का प्रणाम करती है, उनके किसी भी तरीके के जो निर्णय हैं वो उसको नकारती नहीं है। तो कांग्रेस आज पूरे समय तैयारी कर रही थी कि 2 तारीख को जब मत परिणाम आएंगे तो कैसे मुंह बचाएंगे। तो पृथ्वीपुर में आपने देखा गुंडई देखी, पैसे का प्रभाव देखा और दूसरे क्षेत्रों में आपने तरह तरह के आरोप लगाते हुए देखे। तो बड़ा ही संतोष है ये मत प्रतिशत। बाद बाकी मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि जनता ने ये इतने बड़े स्तर पर जो निकल के मतदान किया है, वो वोट विकास को गया होगा और वो वोट भारतीय जनता पार्टी को गया होगा। तो दो पटकथाएं हैं, अगर आशीष जी की बात मानूं आपके पास, एक 2 नवंबर को निकलेगी और आज दोनों पटकथाएं आपने रखी हैं। बहरहाल ये तो हुई एक गुदगुदाने वाली बात। आप किस तरह देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जिस तरह का ये पोलिंग परसेंटेज है, ये किसी इंडिकेशन की तरफ संकेत करता है? और आप बहुत उन मुद्दों पर निर्भर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, कि आप जनता की तरफ देखते रहें कि भैया रिएक्ट आप करो, हमारी तो जितनी यथा सामर्थ्य है हमने आपकी पत्रम पुष्पम चढ़ाने की कोशिश की है। जी शरद जी, कांग्रेस ने पूरी कोशिश करी। जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाओं के ऊपर जो जो क्राइम रिकॉर्ड जो रेट जो बढ़ता जा रहा है मध्य प्रदेश में, वो है, महिला सुरक्षा की बात है, बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, घर चलाना लोगों का मुश्किल हो गया है। इन तमाम मुद्दों के ऊपर जनता भी सुनना चाहती थी और हम उनके साथ खड़े हुए थे, लेकिन इनका जवाब ये लोग दे नहीं पा रहे थे। एक तो हो गया जनता ने इनका साथ इसलिए नहीं दिया, इनका ट्रेडिशनल वोटर घर से बाहर ही नहीं निकला है क्योंकि वो नाराज़ 2 बातों पर था। जनता इसलिए नाराज़ थी कि इन्होंने मुद्दे की बात नहीं करी, इन्होंने उनको बताया नहीं कि बेरोजगारी का क्या उपाय है, बढ़ती हुई महंगाई का क्या इलाज है, इनके पास कुछ नहीं था। जनता इसलिए नहीं निकली, इनको जो वोट देते थे। और दूसरी बात यह है कि इनका कार्यकर्ता क्यों निकलता, कार्यकर्ता का निरंतर अपमान भारतीय जनता पार्टी अगर करते रहेगी तो क्यों निकलेगा कार्यकर्ता। 3 विधानसभाओं में से 2 विधानसभा के प्रत्याशी बाहरी थे, एक तो प्रदेश के ही बाहर के थे, पार्टी भी उनकी दूसरी थी, और एक परिवारवाद का एक जीता जागता प्रमाण भारतीय जनता पार्टी ने दिया। अपने कार्यकर्ताओं को नकारने का जो काम भाजपा ने शुरू किया है, अपने नेताओं को जो निराश करने का काम भाजपा ने किया है, तो उनका कार्यकर्ता भी बाहर नहीं आ रहा था। मैंने इससे पहले भी आपके चैनल पर कहा था कि आयातित लोग ही वहां पर काम कर रहे हैं जोबट जैसी विधानसभा के अंदर। अब बात होती है, अगर ये इतना बड़ा जो कहा जा रहा है पृथ्वीपुर के अंदर, तो सीधे सीधे तौर के ऊपर बृजेंद्र सिंह जी के साथ लोग वहां खड़े थे, बृजेंद्र सिंह जी के काम थे, बृजेंद्र सिंह जी से जुड़ाव था, नितेंद्र सिंह जी का जो स्वभाव है वहां पर, वो कार्यकर्ता और वहां के जो जनता थी उससे कनेक्ट करता था।
जनता ने आके उनको आशीर्वाद दिया है अपना। जोबट विधानसभा की बात की जाए तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से। क्या किया भाजपा ने उनके लिए? आज सबसे बड़ा विषय है आदिवासियों पर अत्याचार हुए मध्य प्रदेश के अंदर, ये शिवराज सरकार नियंत्रण से बाहर रखे रही, बल्कि संरक्षण का काम करते रहे ऐसे लोगों का। आदिवासी बहुल के क्षेत्र के लोग भी इनसे नाराज रहे। फिर दूसरा, प्रत्याशी भी बाहर कहते तो क्यों इनको वोट देते। ये जितना भी वोट हुआ है ये कांग्रेस पार्टी के समर्थन में, कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद के रूप में जनता ने निकल के दिया है। और हमारे पास कोई पटकथा नहीं है, हम तो जनता की बात कह रहे हैं। पटकथा तो आज हमने तब देखी जब इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 17 साल जो मुख्यमंत्री रहे हो वो आके कहते हैं बूथ कैप्चरिंग की कोशिश हो रही है। मध्य प्रदेश के अंदर देखिए आप, पृथ्वीपुर के अंदर कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, भाजपा के पीटा जा रहा है और वहां पर लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। साफ बात थी कि आपने अपनी हार स्वीकार कर ली थी और आपकी पटकथा लिखी जा रही थी कि 2 तारीख को हम ये कहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा था, देखिए वहां पर इस तरह के माहौल बना हुआ था। अरे शर्म आनी चाहिए, आपका प्रशासन, आपकी सरकार। और उसके बाद भी इतना लॉ ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि हमने 2 दिन पहले शिकायत की थी वीडियो के साथ शरद जी। उस वीडियो के अंदर ये कहते हैं, इनके नेता सुनाई दिए थे, अपनी बात पूरी करूंगा, इनके नेता कहते हुए सुनाई दिए थे कि मुख्यमंत्री जी का फोन आ गया है, सबको बंद कर दिया जाएगा, उठा दिया जाएगा, किसी भी हाल में जीतना है पृथ्वीपुर। ये सारी चीजें सामने हैं जनता के मुद्दों का जवाब आज भी नहीं, चुनावी मैदान में भी नहीं था इनके पास। जगदीश जी, मुझे ये समझाइए कि अगर दोनों ही चुनावों, मतलब दोनों ही पार्टियों की मैं बात करूं तो दोनों ही पार्टियों में ये ऐसा भी चुनाव था जो अंदर के स्तर पर मैनेज करने वाला चुनाव था, यानी विद इन दी पार्टी जो चीज़ें थीं, जिनको मैं ये नहीं कहूँगा कि खुला असंतोष था, लेकिन मनमुटाव और छिन्न भिन्न होने के स्वर ज़रूर थे दोनों ही दलों में। खंडवा की आप बात कर लें तो बीजेपी कांग्रेस दोनों में चीज़ें थी। जोबट की अगर हम बात कर लें तो सुलोचना रावत के इधर आने से कांग्रेस में जो समीकरण बने, या सुलोचना जी के बीजेपी में आने से बीजेपी में जो समीकरण बने, और इसी तरह अगर आप पृथ्वीपुर की भी बात करें तो पृथ्वीपुर में ऐसा कोई मसला नहीं था। ठीक है, ब्रिजेन जी के पुत्र को टिकट मिला, लेकिन रेगांव में तो हमने खुले तौर पर देखा कि एक परिवार के बीच में ही मत भिन्नता सामने आई। क्या आपको लगता है कि चुनाव में तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं, तमाम वो मसले जिनको लेकर कांग्रेस दावा कर रही है, महंगाई, पेट्रोलियम पदार्थ, कि इनका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और बीजेपी का कहना है, बीजेपी का दावा है कि हमारा प्रबंधन, हमारी योजना, हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा और कुछ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण मुद्दे भी जो लोगों को बीजेपी से जोड़ते हैं। लेकिन इनके बीच में यह असंतोष, दोनों ही पार्टियों का छिपा हुआ असंतोष, जो बेहतर मैनेज कर लेगा वही सिकंदर होगा। जी जी शरद जी बिल्कुल कहें, लेकिन ये समस्या जो है जो कांग्रेस के साथ कम और बीजेपी के साथ ज़्यादा थी, क्योंकि बीजेपी में अब एक नई चीज़ हो गई है। बीजेपी में टिकट उनको मिल रहे हैं आने वाले बहुत, जब से सरकार, ये दूसरी बार सरकार आई है, जब से सिंधिया समर्थकों के साथ सरकार आई है, कि जो कांग्रेस से आ रहा है और कल आने वाले को आज टिकट दिया जा रहा है। ये पहले कांग्रेस में हुआ करता था, तो सत्ता के साथ पार्टी में जो बुराइयां आती हैं वो मुझे लगता है बीजेपी में भी आई हैं। सुलोचना रावत को एन वक्त पर टिकट दिया गया, वो क्यों बीजेपी में आई? वो सिर्फ इसीलिए आई कि उन्हें कांग्रेस टिकट नहीं दे रही थी, कांग्रेस महेश पटेल को टिकट दे रही थी। तो ये जो, तो बीजेपी निश्चित रूप से बीजेपी का वहाँ एक्चुअल में जोबट में आरएसएस का काम ज़्यादा है, तो आरएसएस का जो वर्कर है वो निश्चित रूप से इससे संतुष्ट नहीं होगा। ऐसे ही बागरी परिवार जोबट में संतुष्ट नहीं होगा। पृथ्वीपुर में आप कहें तो शिशुपाल सापा से आए हैं, पिछला चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़े थे। खंडवा में राजनारायण सिंह को जो कांग्रेस से टिकट मिला है, निश्चित रूप से उससे अरुण यादव समर्थक निश्चित रूप से खुश नहीं होंगे, चूंकि अरुण यादव की परंपरागत सीट है, उनके परिवार का, उनके पिता का, सबका बहुत प्रभाव है वहां। तो जो टिकट इस तरह के बदले गए, निश्चित रूप से सैबोटेज को रोकना पार्टियों की चुनौती थी, और जो इसमें कामयाब होगा वो बहुत कुछ अपने आप को वोट अपने पक्ष में थोड़ा बहुत वोट बढ़ा लेगा। लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा फर्क शरद जी आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। इससे फर्क केवल इतना पड़ेगा, परसेंटेज 2% का, कुछ चीजें जो हल्के मार्जिन की हैं वो निकल सकती हैं। लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है, तो ये आप मान के चलिए कि बीजेपी माहिर है इस मामले में कि वो असंतोष को या तो दबा देती है और या उसे मैनेज कर लेती है, क्योंकि उनके अनुशासन का डंडा जो है वो भारी पड़ता है लोगों पे, और लोगों को, और सबसे बड़ी चीज जो सेनेरियो चल रहा है, वो सेनेरियो अभी ऐसा है कि बीजेपी ही बीजेपी दिख रही है, कांग्रेस उतनी ताकत से नहीं दिख रही है। बिल्कुल। और मेहनत के मामले में भी कहूंगा, इसमें कोई दो मत नहीं कि 60% मेहनत बीजेपी करती दिखी, 40% मेहनत कोई गुरेज नहीं कांग्रेस करती दिखी। 30 से ज्यादा सभाएं मुख्यमंत्री ने ली, 14 सभाएं कमलनाथ जी ने ली।
इनका फर्क पड़ता है जनता के बीच में। आपको बीजेपी के नेताओं ने वहां रातें गुजारी हैं हर जगह रुक रुक के। आप इसको कुछ भी कह लीजिए, लेकिन इन चीजों को आप डिनाई नहीं कर सकते। राजनीति के कड़वे सच है ये कि जो जितनी मेहनत करता है परिणाम उसको वैसे मिलते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों, बीजेपी के मुख्यमंत्री जी हों, मैं लौटता हूं इनके आपकी तरफ। मंत्री रातों वहां रहे हैं जी। उस अनुपात की बात कर रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने उतनी मेहनत जी, नहीं जी। की। उस अनुपात में कांग्रेस की मेहनत जमीन पर कम दिखाई दी, लेकिन परिणाम क्या होंगे ये अलग है। लेकिन कांग्रेस की मेहनत निश्चित रूप से शरद जी कम है और बीजेपी ने जबरदस्त मेहनत की है आशीष जी, चुनाव में। ये बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी की मेहनत का कोई जवाब नहीं। और आपके यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही लगभग 50% से ज़्यादा होमवर्क तो वो खुद ही कर डालते हैं। होमवर्क भी, और होमवर्क के बाद ग्राउंड पर उतरकर बैटिंग करना भी। और इस समय आपके एक ऐसे युवा अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के जो बहुत आक्रामक भी हैं और पूरी ताकत और पूरी संगठन के लेवल पर और केंद्रीय स्तर पर भी मध्य प्रदेश को जिस तरह से चीज़ों को बहुत साफ करने की कोशिश हुई है कि साहब आप एग्रेसिवली आगे बढ़िए, क्योंकि मध्य प्रदेश संगठन के लिहाज से हमारा देश में नंबर 1 राज्य है। तो यहाँ से मैसेजिंग बड़ी साफ होनी चाहिए। तो क्या आप मानते हैं कि यही एक बड़ा अंतर पैदा करेगा? क्योंकि चुनाव जिन परिस्थितियों में हुए हैं, पेट्रोलियम, डीजल, ये ऐसे इश्यूज तो थे जो लोगों के मानस पर असर डालते हैं, लेकिन इसके बीच में आपकी मेहनत है, आपकी कन्विंस करने की एबिलिटी पर है ये कि आप लोगों को ये बता पाते हैं कि आप हमारी तरफ ही देखिए। क्या ऐसा कर पाएगी बीजेपी? कर पाई होगी बीजेपी? जी जी। मेहनत का कोई विकल्प नहीं जी। और ये मानने में कोई बुराई कांग्रेसी मित्रों को कि भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा मेहनत की। मुझे लगता है कि हमें टीम बीजेपी कहना चाहिए और टीम बीजेपी के नेतृत्वकर्ता के रूप में शिवराज सिंह जी भी थे और माननीय हमारे अध्यक्ष भी थे विष्णुदत्त शर्मा जी भी, और इन्हीं के नेतृत्व में कार्यकर्ता काम करता था और उस संगठन के निर्देशानुसार कहां पर सभा करनी है, कहां पर किस विषय को उठाना, ये दोनों नेता जाते थे, काम करते थे। परंतु वो होमवर्क वो ना दिखने वाला कार्यकर्ता करके रखता था और यही वो कारण है कि हम स्वीकारते हैं कि हमारे नेताओं ने ज्यादा मेहनत की। देखिए, मुझे लगता है कि अब राजनीति जिस तरह से बदल रही है उसको जरूर समझना चाहिए। अब ये मैनेजमेंट की राजनीति सिर्फ नहीं बची है, ये बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स बची है। जो हितग्राही हैं, जो सीधे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, या मध्य प्रदेश के सरकार की जो योजनाएं हैं जिसमें अगर केंद्र से 6,000 मिलते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार 4,000 और मिलाती है और 1540 करोड़ उसी समय ट्रांसफर करती है, जिसमें मेरे कांग्रेसी मित्र आपत्ति करते हैं। तो जब ये पॉलिटिक्स होती है तो जनता उसको याद रखती है कि हाँ, ये नेता है, ये पार्टी है जिन्होंने हमारे जीवन स्तर में बदलाव किया है। अब दूसरे कंपैरिजन के रूप में कौन दिखता है? खाली झोली वाले लोग। मसलन जी जहां जाते थे वहां नहीं बताते थे 2 लाख का जिसको 4,000 रुपए भत्ता मिला हो। तो जब इतना कंपैरिजन हो तो अगर महंगाई या कुछ और क्षणिक मुद्दे भी हो तो कांग्रेस उसका फायदा नहीं उठा सकती, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई एक रोल मॉडल नहीं है। कांग्रेस के पास किसी दूसरे स्टेट में पैरेलल मॉडल नहीं है कि हमने यहां नहीं कर पाए तो हमने वहां किया। तो ऐसे में जनता के सामने एक ही श्रेष्ठ विकल्प होता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बात हफीज साहब, बीजेपी का दावा है कि उनके पास एक मॉडल है, जो शायद गुड गवर्नेंस का दावा बीजेपी की तरफ से आशीष जी कर रहे हैं कि आपके पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है। शायद उनका बिटवीन द लाइंस ये भी इशारा है कि आपके पास कुछ अंतर कलह के राज्य ज़रूर हैं जहां आप मुश्किलों से जूझते रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई विवाद, ऐसा कोई मसला नहीं है। जी, हमारी 15 महीने की जो सरकार रही कमलनाथ जी के नेतृत्व में, वहां पर जो योजनाएं आई जनता ने फर्क खुद देखा है। जनता को बताने की जरूरत नहीं थी, फिर भी जनता ने उससे कनेक्ट किया। अब यहाँ पर अंतरकलह की बात देखिए, ये चुनाव सिर्फ जनता वर्सेस बीजेपी नहीं था, बल्कि शिवराज जी वर्सेस बीजेपी भी था। उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि 40 सभाएं की हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और कुल 3 सभाएं की हैं नरोत्तम मिश्रा जी ने। तो साफ साफ अंतर बताया जाता है कि कैसे यहाँ पर हालात हैं भाजपा के अंदर। इसको लेकर आप कुछ भी कह सकते हैं कि ये था वो था, लेकिन सबसे बड़े मुखिया मध्य प्रदेश के जो सभाओं के अंदर व्यस्त थे,
क्योंकि उनको हार सामने दिख रही थी। उन्होंने वल्लभ भवन को छोड़ दिया था, उन्होंने मंत्रालय को छोड़ दिया था, इसीलिए खाद की किल्लत पूरे मध्य प्रदेश में फैल गई और निमाड़ का किसान जो वोटर है एक बड़ी संख्या के अंदर, वो साफ तौर पे बीजेपी ने छटक गया। और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो किसानों को परेशानी झेलनी पड़ी वो उपचुनाव में इनकी सरकार के मुखिया का व्यस्त होना था। ये बहुत ज्यादा नेगेटिव गया है और इनके खिलाफ बाउंस बैक करेगा। और आप देखेंगे आने वाले समय में जब परिणाम आएंगे तो ये लोग इसके ऊपर बात करने से घबराएंगे, क्योंकि इन्होंने किया ये काम है कि एक महीने पूरे मध्य प्रदेश की सरकार को ठप कर दिया चुनाव जीतने के लिए। पर फिर भी मैं अपनी बात को दोहराव के खत्म करूंगा कि नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री हैं, जिम्मेदारियां कम हैं मुख्यमंत्री महोदय के मुकाबले में, लेकिन कुल 3 सभाएं और माननीय मुख्यमंत्री 39 सभाएं, क्योंकि इनको मालूम है कि बीजेपी वर्सेस शिवराज जी है। कब तक मुख्यमंत्री नहीं बदलना चाहेंगे शिवराज जी को? देखिए, मुझे लगता है कि सेल्फ सर्टिफिकेशन सबसे आसान होता है, आप लोग कांग्रेस के मित्र इसमें पारंगत है। हमारा कार्यकर्ता कितना किसी बाहरी कार्यकर्ता को स्वीकारता है, तो मुझे लगता है कि 28 उपचुनावों का सैंपल पर्याप्त होना चाहिए, जिसमें सभी बाहर से आए कार्यकर्ताओं के लिए हमारे कार्यकर्ता ने एकजुट होकर 2/3 सीटें जिताई। एक बात, 15 महीने की सरकार इनकी कितनी प्रभावी थी या काली थी, वो मध्य प्रदेश की जनता ने 28 उपचुनावों में पर्याप्त सैंपल के रूप में तय कर दिया कि आपने वादा खिलाफी की, भ्रष्टाचार किया। ये मुद्दा नहीं था, उसके बाद भी आप मुद्दों से भाग गए, भी अपने आप को दोहराते रहे। जनता के जवाब ही नहीं दे पाए। गुदगुनाने से ज्यादा कुछ और नहीं है, और ये गलत है। जवाब दिया आपने, बेरोजगारी पे जवाब दिया आपने, 120 रुपये लीटर पेट्रोल पे जवाब दिया आपने। कुल मिलाकर बेहिचक हम ये कह सकते हैं कि काफी दिलचस्प मोड़ पर ये चुनाव मतदान तक पहुंचे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए जिस शब्द का हम लोग चुनावी विश्लेषक और पत्रकार प्रयोग करते हैं कि वो अपनी हार को भी जीत में बदल देती है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि वो जिस ज़मीन पर खड़ी होकर काम करती है उस ज़मीन पर वो संशय, भ्रम, इन सब की गुंजाइश नहीं रखती है। आज जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता मतदान के बाद बैठे होंगे तो उनके पास ये मजबूत फीडबैक भी होगा, और वाइस वर्सा अगर इसी तरह हम देखें तो कमलनाथ जी भी एक ऐसे नेता हैं जो हकीकत पर बात करना पसंद करते हैं। उनके हाथ में भी आज उनके सर्वे के सारे मॉडल्स होंगे, और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में 2018 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ये जो टक्कर होती आई है, इसमें दिलचस्पी और रोमांच बरकरार है। लेकिन बहुत दिलचस्प हैं ये चुनाव। त्यौहार के पहले अब लोग अपना मन बंद कर ही चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, इस पर बहुत अधिक टीका टिप्पणी करने का औचित्य नहीं है। दोनों ही दल अब फिंगर क्रॉस करके बैठेंगे, इंतजार करेंगे कि दिवाली के ठीक पहले क्या मैसेज जनता की तरफ से आता है। शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी को भी, शुभकामनाएं कांग्रेस को भी, क्योंकि जीत लोकतंत्र की हो वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जनता के जनादेश का सम्मान हम सबको करना चाहिए। तो चलिए, बहुत धन्यवाद अब्बास हफीज साहब, धन्यवाद आशीष जी, धन्यवाद जगदीश द्विवेदी जी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।